नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर सुनना चाहिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी लेन देन को करने से पहले बहुत ध्यान से इसको सुनना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि लोग इन्वेस्टमेंट के लिए या प्राइस एप्रिसिएशन के लिए कुछ प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं जिसके एंड यूज़र नहीं होते हैं। शायद उनकी संभावना होती है कि उनको अगले 10 सालों के बाद उसको यूज़ करेंगे या रिटायरमेंट के बाद यूज़ करेंगे। और कुछ तो एनआरआईज भी प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं ये सोच कर कि इसमें इस तरह का ग्रोथ पोटेंशियल है और कुछ दिनों बाद ये अच्छा पैसा देगा, तो इन्वेस्टमेंट के लिए वे लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। अक्सर मैंने देखा एनसीआर के अंदर तो काफ़ी है, एनआरआईज ने काफ़ी इन्वेंट्रीज परचेज कर रखी हैं और उसके शायद यूज़र नहीं है, वो वेट कर रहे हैं कि कब इसके प्राइस बढ़ें और इसको हम बेचें। तो यदि आपने भी ऐसा सोचा है तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए। हुआ अक्सर क्या है, मैं एक बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ कि मैं एक सोसाइटी में ही रहता हूँ एनसीआर में, और मैं सोसाइटी की घटना बता रहा हूँ। वहाँ सरकारी अधिकारी लोग काफ़ी रहते हैं। वहाँ पर ही मैं एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ था, अचानक एक हस्बैंड वाइफ एक पेयर आए जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी हैं। उनकी पत्नी भी डायरेक्टर लेवल पर थी किसी मिनिस्ट्री के अंदर। वो लोग बड़े घबराते हुए ही वहाँ ऑफिस में आया और उन्होंने कहा कि मैं आज अपने मकान को देखने करीब आया हूँ 6 महीने के बाद, और मैं आकर देखता हूँ मेरे मकान के अंदर, जब मैं मॉर्निंग में जाता हूँ मकान पर अपने फ्लैट के अंदर, जो सेकंड फ्लोर पर फ्लैट था, मैंने उसको कॉल बेल दबाई तो वहाँ से एक सज्जन बाहर निकले। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप कौन हो? तो उन्होंने उल्टा ही मेरे पर क्वेश्चन दाग दिया कि भाई आप कौन हो, तू कौन है भाई? तो इस तरह से करके उन्होंने मुझसे बात की। तो मैंने कहा भाई इस मकान का मैं ओनर हूँ। उस मकान का तो वो बोलता है मैं तो नहीं जानता तू ओनर है, ये तो मकान मैंने डीलर से लिया, डीलर ने मुझे दिया, मैं नहीं जानता तुम ओनर हो, कौन ओनर है, और मुझे तो नहीं पता, मुझे तो डीलर ने दिया, आप डीलर से बात करो। कहता कौन सा डीलर? तो डीलर को फोन मिलाया तो डीलर का फोन ही नहीं उठ रहा है, और पता नहीं कौन से डीलर ने कैसे दिया ये पता नहीं। जबकि ये मकान पिछले 9 सालों से खाली पड़ा हुआ है और मैंने मकान की किस्तें क्या मैंने मकान पे ले रखा है अपना हाउस बिल्डिंग एडवांस भी लिया हुआ और उसके लोन से मैं मकान लेकर रखा हुआ है कि रिटायरमेंट के बाद मैं यूज़ करूंगा और अन्यथा इसको बेचकर मैं साउथ में वापस चला जाऊंगा। ये साउथ इंडियन कपल थे, उनकी प्रॉब्लम थी। अब मैनेजमेंट ने कहा कि भाई इस बारे में तो हम कोई खास कुछ कर नहीं सकते, आप इसमें पुलिस स्टेशन पर कंप्लेन कीजिए और आप या तो कोर्ट में जाइए, हम इसका मैक्सिमम आपका यही कर सकते हैं, हम इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अब ये देखिए इस तरह की समस्याएं आती हैं। अब जनाब मुझे भी पता लगा पिछले 2 सालों से वो जनाब भाग ही रहे हैं अभी, और अभी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। उसके अंदर कोई डीलर अभी भी बैठा, किसी किराएदार को बैठा कर रखा हुआ है। अब वो केस फिजिकली उसके पास है, पेपर आपके पास है, हाउस बिल्डिंग एडवांस आपने लिया हुआ है, लेकिन रह कोई और रहा है, एंजॉय कोई और कर रहा है। तो इस बात को बड़ा ध्यान से देखना है आपने कि क्या आप एंड यूजर हैं, क्या आप उसमें आप रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। यदि आप नहीं रहने वाले तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि होता क्या, आप मकान लेने के बाद आप डीलर के सहारे या अपने किसी रिलेटिव के सहारे या किसी फ्रेंड के सहारे आप छोड़कर चले जाते हैं। उनको भी पता होता है कि भाई ये साउथ अमक जगह का है, साउथ का है या महाराष्ट्र का है या उड़ीसा का है, तो ये आदमी ज़्यादा दिन यहाँ रुकेगा नहीं, रिटायरमेंट के बाद मोस्ट प्रोबेबली आदमी यहाँ से चला जाएगा। तो वो भी सोचते हैं कि इसको क्यों नहीं औने पौने दामों पर इनसे परचेज कर लिया जाए, तो उसकी नीयत भी बहुत साफ नहीं होती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि आपका इन्वेस्टमेंट आपको करना ही है तो सोच समझ के कीजिए और ऐसी जगह पर कीजिए जहां पर अगले और आपका आना जाना हो, और दूसरे पर विश्वास करने की जरूरत इसमें नहीं है। अक्सर देखा ये प्रॉब्लम अक्सर आती ही है। और एक बात और है, यदि आपने किराए पर देना है तो मकान को हमेशा 11 महीने के ही किराए पर दें। क्योंकि 11 महीने का किराए पर दें क्यों दें? 11 महीने का किराए पर देने का मतलब यह है कि आपको नोटराइट से साइन कराने के बाद भी आपका जो एग्रीमेंट है वैलिड हो जाएगा। यदि 11 महीने से एक दिन भी ज़्यादा होगा तो इसको आपको कोर्ट में जाकर रजिस्टर कराना पड़ेगा, तभी ये वैलिड होगा। तो आशा ये सब बातें ध्यान रखेंगे और आप प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान से ही खरीदेंगे और ये खाली अप्रिसिएशन ध्यान नहीं रखेंगे, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखेंगे और अपनी गाड़ी कमाई को बचाएंगे। धन्यवाद।